छोटे बड़े किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगारों को मैंने भरपूर रोजगार दिलाने का काम किया और लोगों के साथ जो मेरा अपनापन की भाव रही और लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार रहा वो अद्वितीय रहा। और उसी परिप्रेक्ष्य में दिनमनपुर दक्षिणी की जनता मुझे दिनमनपुर उत्तरी से लाकर अजय बहुमत से इस बार जिताने जा रहे हैं। ये मेरा जो किया हुआ कर्म है, इसलिए मेरा कर्म है कि मैंने जन्म तो लिया दिनमनपुर उत्तरी में और ये दिनमनपुर जो दक्षिणी है ये रेवन्यू विलेज दिनमनपुर का ही है। हम लोग एक ही साथ रहे हैं और हम लोगों के साथ और जो हमारे ये दिनमनपुर के दक्षिणी के जो लोग हैं इनसे मेरा प्रगाढ़ संबंध रहा है और दुख में, सुख में, हर मुसीबत में और हर वर्ग में हमने साथ दिया है और साथ हैं। इसलिए लोगों ने हमें यहाँ से चुनाव जिताने जा रहे हैं और हम जीत की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, बहुत। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत राज दिनमनपुर दक्षिणी, जहां हम सोशल ऑडिट के द्वारा सरकार के द्वारा बनाए हुए कई विकास कार्यों का अध्ययन किया और उसके बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मिले और कुछ पुराने पॉलिटिशियन मिले जो पंचायती राज व्यवस्था जब 2000 में लागू हुई थी, 2000 ईस्वी के बाद, उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। हमारे साथ हैं राम विलास राम। बापू हमेशा ये कहते थे कि पंचायती राज संस्थान अगर सही तरीके से काम करे तो हम देश में राम राज्य ला देंगे और उसी राम राज्य को लाने की कोशिश में है राम विलास राम जी। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी, छोड़ दीजिए जी। आप ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए, क्या उद्देश्य था राजनीति में आने का? हमने 2000 ईस्वी से राजनीति से हम जुड़े रहे। 2001 से हमने चुनाव लड़ते गए। 2011 में मैं मुखिया बना और मैंने अपने पंचायत में चहुमुखी विकास किया। हमारे पंचायत में सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था। लोग इमरजेंसी में या बरसात के मौसम में लोगों का आना जाना दुर्लभ रहा था और जब इमरजेंसी होता था, इमरजेंसी में लोग खाट पर मरीज को लादकर चकवाखर या रतनी चौक पर लाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में मैंने मुखिया बनकर अपने पंचायत को, हम जो दिनमनपुर उत्तरी से हम खड़े थे और मैंने वहाँ से जीता था और अजय बहुमत से हमारी विजय मिली थी और मैंने पंचायत को ऐसा विकास किया जो 19वां स्थान था मेरा दिनमनपुर उत्तरी, मैंने पूरे प्रखंड में नंबर 1 स्थान, पहला स्थान बनाया और छोटे बड़े किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगारों को मैंने भरपूर रोजगार दिलाने का काम किया और लोगों के साथ जो मेरा अपनापन की भाव रही और लोगों के साथ जो मेरा व्यवहार रहा वो अद्वितीय रहा। और उसी परिप्रेक्ष्य में दिनमनपुर दक्षिणी की जनता मुझे दिनमनपुर उत्तरी से लाकर अजय बहुमत से इस बार जिताने जा रहे हैं। ये मेरा जो किया हुआ कर्म है, इसलिए मेरा कर्म है कि मैंने जन्म तो लिया दिनमनपुर उत्तरी में और ये दिनमनपुर जो दक्षिणी है ये रेवन्यू विलेज दिनमनपुर का ही है। हम लोग एक ही साथ रहे हैं और हम लोगों के साथ और जो हमारे ये दिनमनपुर के दक्षिणी के जो लोग हैं इनसे मेरा प्रगाढ़ संबंध रहा है और दुख में, सुख में, हर मुसीबत में और हर वर्ग में हमने साथ दिया है और साथ हैं। इसलिए लोगों ने हमें यहाँ से चुनाव जिताने जा रहे हैं और हम जीत की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, बहुत मुबारकबाद है और जीत की अग्रिम बधाई हम लोग दे रहे हैं आपको। कुछ सवाल हैं जो बापू के सपनों के भारत में हम पूछते हैं, उसी सवाल का ये कुछ और सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल भी है, गली नली भी है, ऐसी योजनाओं को आप अपने नेतृत्व में कैसे नीतीश कुमार के सपनों को साकार करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजना चलाई जा रही है वो बहुत अनमोल रत्न है, चूँकि शुद्ध पेयजल, किसान के लिए भरपूर प्रयास और मजदूर से लेकर, किसान से लेकर छात्र नौजवान का भी इसमें समायोजित है। लेकिन ये धरातल पर जिस ढंग से उतारना चाहिए, पंचायत के जो प्रतिनिधि का दायित्व बनता था वो उतना कारगर ढंग से नहीं उतार पाए और यही जो है जो कहीं कहीं पर फ्लॉप होने का मुख्य कारण बना है जनप्रतिनिधि, जो सही जनप्रतिनिधि नहीं चुनाव करके आए हैं और वो पंचायत को एक तरह से बर्बाद ही करेंगे।
महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों में मनरेगा और नरेगा जैसी कई रोजगार परक योजनाओं की शुरुआत हुई। जो योजना ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किया गया। ऐसे में इन योजनाओं में समय दर समय कई भ्रष्टाचार और संगठित लूट की बात सामने आती रहती है, जिसमें फर्जी जॉब कार्डधारी होते हैं और उनके द्वारा ये सिंडिकेट और ये पूरा नेक्सस चलता है। आप अपने नेतृत्व में इसे कैसे संभालेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, बापू को कैसे सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? सबसे पहले महात्मा गांधी का जो ये मनरेगा योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार 60% राशि वो मनरेगा में खर्च करती है। यहाँ सबसे बड़ी जवाबदेही जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी होती है। अभी अभी आप देखेंगे जब इस पंचायत में तो चारों ओर जल जमाव है, लोग बोरिंग से पानी चला चला करके रोड पर उपच रहे हैं, न नाला बना न जो है वो मिट्टी भराई हुआ। जबकि मनरेगा में स्पष्ट निर्देश है कि राशन कार्ड धारी का जहाँ घर है उसके अगल बगल आगे पीछे दायां बायां अगर गड्ढा है, जल जमाव है, तो उसको मनरेगा से उसको भरना है, वृक्षारोपण करना है। उस पर जो है वृक्षारोपण के साथ साथ जो है बहुत सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसको जनप्रतिनिधि लोग चाहे तो यह अच्छा से अच्छा समाज को फायदा दे सकता है। जैसे अभी पशु शेड की बात है, वो मनरेगा के द्वारा बनना है, पशु शेड बनना है। जितने मवेशी पालक है उनके यहाँ पर घर युक्त पशु शेड बनना है। लेकिन हमारे पंचायत में ये दिनमनपुर दक्षिणी में कहीं नामो निशान नहीं है। ये हमारा पंचायत दिनमनपुर दक्षिणी पूरे प्रखंड में 16वां स्थान पर चला गया है। और मैंने एक संकल्प लिया हूँ कि हम इस दिनमनपुर दक्षिणी को पूरे प्रखंड में नंबर 1 बनाऊंगा। ये मेरा वादा है और ऐसा मेरा संकल्प पत्र भी चल रहा है। युवाओं के लिए नशा, बेरोजगारी और पलायन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे इसको स्वरोजगार के अवसरों से आप अपने नेतृत्व में अपने पंचायत को करेंगे? जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो ये पशुपालन है, पशु शेड है, पहले तो हम पशुपालक को बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा कि वर्मी कंपोस्ट और इससे जैविक कंपोस्ट खाद तैयारी होगा, इससे भी लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सरकार से जो मिलने वाली सहायता है वो भी हम दिलवाएंगे। और इतना ही नहीं, किसान के जो उपज है उसमें भी वृद्धि होगा। और जो मनरेगा के द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रहा है योजना, मत्स्य पालक हुआ, जो आज तक मत्स्य वर्गीय समाज को, जो पशु मत्स्य पालक समाज है उनको आज तक फायदा नहीं मिला, हम लोग उनको भी भरपूर कोशिश करके फायदा दिलवाएंगे। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं भी लगभग ग्रामीण भारत में काम धंधे में कम ही इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे में स्वरोजगार, जो बापू कहते थे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार ही देश में रोजगार सृजन का एक कार्यक्रम होगा, तो उन महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को आप कैसे मुहैया कराएंगे? सबसे पहले हम उच्च वर्ग की बात करते हैं कि 10% सरकार ने आरक्षण दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय के जो मुसलमान समुदाय के उनको भी सरकार 10% आरक्षण दिया है। क्या ब्राह्मण समाज को लाभ कोई मिल रहा है? क्या वो मुसलमान समाज को लाभ मिल रहा है? क्या कोई दलित अति पिछड़ी को कोई मिल रहा है फायदा? क्या सरकार योजना चला रही है, लेकिन उसको धरातल पर कौन उतारेगा? धरातल पर उतारेगा जो मुखिया बनेगा, वो जो काबिल मुखिया बनेगा, पंचायत स्वर्ग बनेगा, बुर्बका मुखिया बनेगा, लूट खसोट करके जैसे होते आएगा। चंद लोग दलाल है, चंद लोग दो लोग हैं जो पूरे पंचायत को खा पी कर। भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल कसेंगे? भ्रष्टाचार एक देश की वर्तमान समस्या ही नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। अब ये संगठित लूट बन चुका है। ऐसे में वार्ड में आम सभा का नहीं होना, गांव के पंचायत में आम सभा का नहीं होना भ्रष्टाचार को कई मायने में संगठित रूप से बढ़ाता है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? सबसे पहले जब मैं मुखिया बनूंगा तो ये भ्रष्टाचार है उसको जड़ से मिटाऊंगा, बिचौलिया राज खत्म करेंगे और जनता का राज अधिकार होगा। बंदूक किन्हीं के कंधा पर, रिमोट किन्हीं के हाथ में, ये नहीं होने देंगे। ये जिनका जो अधिकार है, गरीब अमीर छोटे बड़े, जो आरक्षित वर्ग से लेकर या समान वर्ग के लोगों का जो अधिकार है, जो हकमारी होते आया है, वो हकमारी कदापि नहीं होगा। और ये मैं वादा करता हूँ। आप जीतने के बाद, पंचायत में आने के बाद वो 5 काम कौन सा करेंगे प्राथमिकता के आधार पे, जो आज से पहले आपके पंचायत में किसी भी जनप्रतिनिधि ने यह काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और आपके पंचायत के उन जनता के लिए वो बहुत ही ज़रूरी काम है? सबसे पहला, आज हमारे कुछ भाई ऐसे हैं, करीब 25% लोग ऐसे हैं जो जिनका लड़का बच्चा
14 साल 15 साल 20 साल का हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया, उनकी पत्नी भी आ गई, लेकिन आज तक वो राशन कार्ड से वंचित है, वो राशन से वंचित है। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि उनको खाने के लिए सबसे पहले अनाज हो, राशन कार्ड बने और उनका अनाज मुहैया हो। दूसरा ये है कि जो अभी तक बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला, इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास जो है, जो आज भी उसमें भी बहुत ढंग से गलतफहमी हो रही है, गलत ढंग से उसको वितरण किया जा रहा है। मैं मुखिया बनूंगा तो बड़े छोटे गरीब अमीर में भेदभाव कुछ नहीं, समान ढंग से मैं चरणबद्ध तरीके से सूची तैयार कर ग्राम सभा से पारित कर मैं उन लोगों को मकान दिलाने का काम करूंगा जो बेघर है। तीसरा पॉइंट है कि मैं आप मीडिया महोदय हैं, मैं आपको भी हम कहना चाहता हूं कि जो सबसे पहले आपने स्वरोजगार की बात की, कुटीर उद्योग की बात की, लघु उद्योग की बात की, सीमांत लघु, तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये ग्राम पंचायत में निहित है। हम पहले कहा कि काबिल मुखिया होगा, जानकार मुखिया होगा, अनुभवी मुखिया होगा, पंचायत स्वर्ग बनेगा। नहीं अगर उठा पटक वाला मुखिया होगा तो पंचायत दो आदमी बिचौलिया मिलकर चलाएगा, पंचायत बर्बाद। मैं मुखिया बनूंगा, गरीब अमीर छोटे बड़े किसान मजदूर नौजवान जितने भी हैं शिक्षित बेरोजगार सबका हम रोजगार उपलब्ध करेंगे। हम एक चहुमुखी विकास करेंगे, हम सर्वांगीण विकास करेंगे, अपना नाम कमाएंगे और इसी उद्देश्य से हम जो है मुखिया में हम खड़े हुए हैं और हम जीत के ओर अग्रसर अग्रसर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत के राष्ट्रपति और कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री और हर जिले में जिला प्रशासन हमेशा मुखिया को उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित करता रहता है। ऐसे में आपके नेतृत्व में क्या इसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप अपने एक कार्यकाल में इस पंचायत को अखिल भारतीय स्तर पर ले आएंगे और लोगों में यश इस पंचायत के लिए होगा, आपका चौमुखी विकास ऐसा होगा कि लोग इसे स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में ये दर्ज होगा? मैं तो सबसे पहले कहा कि मैं राज्य स्तर की बात नहीं करूंगा, देश स्तर पर बात नहीं करूंगा, जिला स्तर पर बात, लेकिन प्रखंड स्तर पर मैं वादा करता हूं कि प्रखंड में नंबर 1 पंचायत बनाऊंगा। ये मेरा जो है संकल्प है और ये मेरा वादा है। अगर मैंने 1 नंबर मुखिया बनने के बाद अगर इस पंचायत को 1 नंबर पर नहीं पहुंचाया तो मैं मुंह दिखाने के लिए दिनमनपुर में नहीं रहूंगा, सुसाइड कर लूंगा लेकिन मुंह नहीं दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। अरे इसको कट कर देना, नेताजी सुसाइड कैसे करेंगे? अच्छा जी, इसको कट कर